Hello everyone, I am Nidhi. I welcome you all to my YouTube channel and I congratulate you that you are in 10th standard now. So इसके बाद हम आते हैं काम की बात पर। अब न्यू क्लास होगी जिसमें होंगी न्यू बुक्स और साथ साथ होंगी न्यू नोटबुक्स। न्यू बुक्स में होंगे न्यू चैप्टर्स। अब चैप्टर्स इन सब के बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और आपको जो भी नोट्स जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं दोनों चीज़, चैप्टर्स भी और नोट्स भी। अब काम की बात के बाद आते हैं हम ज्ञान की बात पर कि आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। वो है सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है पावर शेयरिंग। पावर का मतलब होता है सत्ता, कि पावर को हम शेयर करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे या फिर क्या क्या नुकसान होंगे, उनके बारे में अभी हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब ये तो है नहीं कि कोई भी कंट्री बिना पावर के, बिना किसी लीडर के ही चल जाएगी। किसी अथॉरिटी, किसी लीडर की ज़रूरत तो होती है कि कैसे कंट्री को रन किया जाए। अभी हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट वो है श्रीलंका और सेकंड जो दिया गया है बेल्जियम का। तो इन दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पावर को शेयर करना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है जो एरिया वाइज हरियाणा स्टेट से भी छोटी है और इसके बॉर्डर्स टच करते हैं नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ। इसकी 59% है वो है फ्लेमिश रीजन जो डच स्पीक करते हैं और जो 40% है वो स्पीक करते हैं फ्रेंच जो वलोनिया रीजन है और जो 1% रिमेनिंग है वो जर्मन स्पीक करते थे। जो अभी इसके रीजन के बारे में कंट्री वाइज हमने देखा कि मेजॉरिटी थी जो वो थी डच स्पीकिंग की, लेकिन जो उनकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स उसमें मेजॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकर्स की। मतलब फ्रेंच जो स्पीक करते थे वो थे 80% और जो डच स्पीक करते थे वो थे 20%। इसमें अलग अलग था कि कंट्री में तो मेजॉरिटी थी डच स्पीकर्स की, लेकिन जो कैपिटल में मेजॉरिटी थी वो थी फ्रेंच स्पीकर्स की। तो अभी फ्रेंच की कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी होने के कारण वो रिच और पावरफुल होते थे। तो इसकी वजह से ब्रुसेल्स में फ्रेंच और डच स्पीकर्स के बीच में टेंशन होती रहती थी। उनके बीच में मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते थे पावर को लेकर कि पावर किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल में तो फ्रेंच की मेजॉरिटी थी और लेकिन कंट्री में डच स्पीकर्स की मेजॉरिटी थी। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा श्रीलंका। उसके बाद हम जानेंगे कि उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला अपनी पावर को शेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट अभी हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका को भी इंडिया के 1 ईयर के बाद ही इंडिपेंडेंस मिल गई थी। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1948 में। 1948 में ये भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। ये एक आइलैंड नेशन है जो हमारे साउथ इंडिया तमिलनाडु से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। इसकी पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है और इसमें सोशल ग्रुप्स 2 टाइप्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट थे सिन्हालास जो मेजोरिटी गेन करते थे और उनकी पॉपुलेशन थी अबाउट 74%। और सेकंड थे वो थे तमिल्स की पॉपुलेशन थी अबाउट 18% और उनके बाद भी वो डिवाइडेड किए गए थे। फर्स्ट थे वो थे श्रीलंकन तमिल्स और सेकंड थे वो थे इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स का ओरिजिन इंडिया से था और श्रीलंकन तमिल्स का ओरिजिन श्रीलंका से ही था। अभी जो सिन्हालास थे वो मेनली होते थे बुद्धिस्ट और जो तमिल्स होते थे वो मेनली होते थे हिंदूज या फिर मुस्लिम्स। और जो 7% पॉपुलेशन थी वो सिन्हालास और तमिल्स दोनों को मिलाकर वो फॉलो करते थे क्रिश्चियनिटी को, वो क्रिश्चियंस होते थे। अभी जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटीज़ को इंजॉय करती थी और इसलिए उनको ज़्यादा राइट्स मिले गए थे। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में यही जानेंगे कि श्रीलंका ने पावर को कैसे शेयर किया था। मेजॉरिटेरियनिज्म जो फॉलो की जा रही थी श्रीलंका में। जब श्रीलंका में गवर्नमेंट फॉर्म की गई तो वो मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करके की गई कि सिन्हालास की मेजॉरिटी थी तो उन्हीं की गवर्नमेंट फॉर्म की जानी चाहिए। अभी सिन्हालास की जब गवर्नमेंट फॉर्म की गई तो उन्होंने एक एक्ट पास किया
जो किया गया था 1956 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कि सिन्हाला लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फोस्टर करने के लिए, फोस्टर मतलब पोषण करना या फिर बढ़ावा देना, तो उन्होंने अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए नए नए रूल्स बनाए ताकि उनका लैंग्वेज कल्चर उनका ज़्यादा फैल सके और जो तमिल्स का रिलीजन था वो कम हो सके। अभी इन सब के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉज बनाए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, तो तमिल्स को लगने लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई जा रही है और जो उनकी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देती, ना ही उनको कोई जॉब प्रोवाइड करती, ना ही उनके इंटरेस्ट के बारे में कोई बात करती, और उनका जो कल्चर था उसको भी दबाने की कोई कोशिश की जा रही थी और उनका जो एग्जिस्टेंस थी उसको कम की जा रही थी। अब इन सब के चलते चलते तमिल्स ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली जिसको बोला जाता है LTTE, जिसको लिट्टे कम्युनिटी भी बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की जिसको बोला जा रहा था तमिल एलम। तो इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की, लेकिन उस डिमांड को भी दबा दिया गया। तो फिर इन्होंने जो तमिल्स थे उन्होंने फिर वॉर स्टार्ट किया, जो सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होता है? ये होता है जब एक कंट्री के अंदर ही दो ग्रुप्स आपस में लड़ाई झगड़ा, उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है, एक बड़े टाइप का वॉर, तो उसको सिविल वॉर बोला जाता है। अभी वहाँ पर श्रीलंका में भी पावर के लिए सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। और जो वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी होती थी, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन होते थे, उनको फिर कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा, उनको रिफ्यूज़ी लेनी पड़ी दूसरी कंट्रीज़ के से। और जो उनकी सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, और इसका इफ़ेक्ट फिर हेल्थ और एजुकेशन पर भी पड़ा, जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हुए और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसकी वजह से। अभी श्रीलंका के बाद हम जानते हैं कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयर की गई। तो बेल्जियम में जो मेथड अपनाया गया था वो था अकोमोडेशन। तो बेल्जियम में श्रीलंका की तरह ऐसे इनइक्वलिटी नहीं थी, वहाँ पर इक्वलिटी यूनिटी डेवलप करने के लिए वो उन्होंने अपने कम से कम 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी। बिटवीन 1970 और 1993 के बिटवीन उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अपनी अमेंडमेंट की थी। फर्स्ट जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए वो इक्वल नंबर होने चाहिए, डच स्पीकर्स के भी और फ्रेंच स्पीकर्स के भी। मान लिया कि मिनिस्टर्स होने चाहिए 10, तो 10 में से 4 मिनिस्टर्स होने चाहिए डच के, 4 ही होने चाहिए फ्रेंच स्पीकर्स के, और जो 2 होने चाहिए वो होने चाहिए जो जर्मन स्पीक करते थे। क्योंकि जो जर्मन पॉपुलेशन स्पीकर्स की थी वो कम थी, तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 2 भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो इसलिए उनका मतलब अलग होता होगा वैसे तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन हम इसके साथ आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था पावर का। और सेकंड वो था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको भी पावर मिलनी चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर नहीं मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिलनी चाहिए, ताकि वो लोकल लेवल पर जो पॉपुलेशन थी, जो सिटीजन्स थे, उनकी समस्या को सुन सके। क्योंकि लोकल लेवल के पे जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें ही ज़्यादा पता होता है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन्स को। और थर्ड थी कि सेपरेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल स्टेट ब्रुसेल्स। अभी ब्रुसेल्स की अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए और वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वहाँ पर भी इक्वलिटी थी, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जब फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वलिटी प्रोवाइड की थी तो फ्रेंच स्पीकर्स भी डच स्पीकर्स को इक्वल ही ट्रीट करते थे, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते थे कैपिटल स्टेट में भी। और नेक्स्ट वो थी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट्स फॉर्म कर रखी थी। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट होती थी जो कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करती थी। अभी मान लिया अब ये जो 3 जो लॉज थे इनके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको सुनने के लिए थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो
इसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि उन्होंने कैसे कितने अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग कर रखी थी और कोई भी उनकी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई वॉर, कोई कुछ नहीं हुआ और एकदम पीसफुली वो रह रहे थे अपनी कंट्री के अंदर। तो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के एग्जाम्पल के बाद हमें ये तो पता लग चुका है कि पावर शेयरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो इसके आंसर के आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। वो है कि पहला तो है कि रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कि ये लड़ाई झगड़े की जो पॉसिबिलिटी है वो कम कर देती है। सेकंड, यूनिटी फॉर्म करती है नेशन में। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बढ़ाती है और डेमोक्रेसी को अच्छे से रन होने के लिए हेल्प करती है। और फॉर्म लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हेल्प करती है और जो कंट्री में इक्वलिटी फॉर्म करती है। तो पावर शेयरिंग की अच्छाइयों को जानने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर को किन किन फॉर्म्स में शेयर किया जा सकता है। पहला है वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच जो पावर शेयर की जाती है उसको हम हॉरिजॉन्टल डिवीज़न बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों के बीच जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसको हम चेक एंड बैलेंस का भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि वो काम अच्छे से कर रहा है या फिर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है। मतलब लेजिस्लेचर का काम है वो एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पर, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव पर, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर पर, लेजिस्लेचर का जुडिशरी पर। मतलब ये तीनों एक साथ अपने चेक एंड बैलेंस रखते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं अच्छे से, इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल डिवीज़न बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है पावर शेयर की जाती है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जैसे ये सेंटर लेवल, ये स्टेट लेवल, ये लोकल लेवल। तो इन तीनों के बीच जो पावर शेयर की जाती है कि जो स्टेट लेवल है वो सेंट्रल लेवल के अंडर, जो लोकल लेवल है वो स्टेट लेवल के अंडर। तो इन तीनों के बीच जो पावर की जाती है वो है वर्टिकल लेवल, वर्टिकल डिवीज़न है इनके बीच पावर शेयरिंग का। तो इसलिए हम इनकी पावर शेयरिंग को वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोल देते हैं। जैसे ऑर्गन्स में हॉरिजॉन्टल था तो इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल डिवीज़न बोलते थे, लेकिन इनमें वर्टिकल है तो इनको वर्टिकल डिवीज़न बोलते हैं। तो इनके बाद जो पावर शेयर की जाती है वो होते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी हमारे पावर शेयरिंग के टाइम पर बेल्जियम में, वैसे ही कि कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच भी पावर शेयर की जाती है, जो लिंग्विस्टिक रिलीजियस सोशल ग्रुप्स होते हैं इनके बीच में। और नेक्स्ट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, कोई मूवमेंट, जैसे किसान आंदोलन हो रखा था तो वहाँ पर भी कोई लीडर तो था, तो वो भी कुछ पावर अपना होल्ड कर रखी थी, उसने भी पावर। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो भी पावर होल्ड करती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके भी कुछ लीडर होते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में भी पावर शेयर की जाती है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आपको इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So thanks for watching and please share it with your friends.